वंदे भारत की शान। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। बढ़ती उम्र के साथ इंसान को ढेर सारी समस्याएं होने लगती हैं। सुनने की क्षमता में कमी भी इसी तरह की एक आम समस्या है, लेकिन बदलती जीवन शैली ने इस समस्या को सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि अब 30 साल या उससे कुछ ज़्यादा उम्र वाले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। कभी कभी तो अचानक ही सुनाई देना बंद हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहा जाता है। आज के स्वस्थ कार्यक्रम में हम सुनने की प्रॉब्लम पर भी बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारा विषय रहेगा सुनने की समस्या और उसका निदान। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच 3 मेहमान मौजूद हैं। आइए आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर कपिल सिक्का, जो एम्स के ENT डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर हितेश वर्मा, आप भी एम्स के ENT डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे मेहमान हैं श्री माओ भारती, आप एम्स के ऑडियोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली श्रवण विशेषज्ञ हैं। और इसके साथ ही हमारे चौथे विशेषज्ञ भी हैं जो कि स्काइप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेंगलोर से हैं श्री मोहन स्वामी जी, जो कि एक श्रवण यंत्र विशेषज्ञ हैं। कार्यक्रम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा। बातचीत की शुरुआत करने से पहले आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। सुनना जीवन की जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। इसी के आधार पर हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं और विचारों का सरलता से आदान प्रदान भी। जरा सोचिए, अगर हमारे पास सुनने की शक्ति ना होती तो क्या होता? हमें हर बात या तो इशारे से कहनी पड़ती या फिर लिखकर। ये समस्या आमतौर पर 3 तरह की होती है। पहली है प्रवाहकीय श्रवण हानि। ये एक यांत्रिक समस्या है। इसमें ध्वनि तरंगों को बाहरी कान से पर्दे के साथ साथ मध्य कान की हड्डियों तक जाने में परेशानी होती है। दूसरी है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये समस्या तंत्रिका क्षति की वजह से होती है। और तीसरी है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ये दोनों तरह की श्रवण हानियों का मिला जुला रूप है। श्रवण हानि हल्की भी हो सकती है, मध्यम दर्जे की भी हो सकती है, गंभीर भी हो सकती है और गहरी भी। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें शोर, दवा का दुष्प्रभाव, संक्रमण और उम्र बढ़ना प्रमुख है। चोट लगने से भी कई बार इंसान की सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा ये जन्मजात भी हो सकती है और आनुवांशिक भी। इसकी रोकथाम के लिए कान को अच्छी तरह साफ रखें, उन्हें धूल, पानी और मोम वगैरह से बचाएं। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रसव प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में कराएं। बच्चे का टीकाकरण जरूर कराएं। तो आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर कपिल सिक्का, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जो सुनाई देने की समस्या है वो दिखाई नहीं देती हमको, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन कितनी आम है ये समस्या, इस बारे में हमें बताएं। देखिए, सुनाई की समस्या जैसे आपने कहा ये दिखाई नहीं देती, ये बड़ी कॉमन एक डिसेबिलिटी है। बाकी जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, अगर किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, किसी के हाथ नहीं काम करते हैं या पैर नहीं काम करते हैं या इवन ब्लाइंडनेस भी है, वो काफ़ी ऑब्वियस रहती है, लोगों को पता लग जाता है, लोगों को दिखाई देता है। सुनने की समस्या अनफॉर्चुनेटली बहुत इग्नोर्ड है। बिल्कुल, लोग इसको बहुत लंबे समय तक इग्नोर करते हैं, सामने नहीं आती जब तक ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है। अगर हम आम की बात
बात करें, कॉमननेस की बात करें, तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये सबसे कॉमन डिसेबिलिटी है हमारे देश में। स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी एक सबसे कॉमन डिसेबिलिटी है हमारे कंट्री में। जी। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएं तो हर 1000 में से लगभग 5 से 6 बच्चे इससे पीड़ित होते हैं, जो कि इससे पैदा होते हैं। जी। और हर 1000 में से लगभग एक बच्चा इससे सिवियर या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, जैसा आपने बताया, उससे प्रभावित रहता है। अगर हम ओल्ड एज में देखें, जैसा आपने डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया है, ओल्ड एज में ये समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम 60 साल से ऊपर व्यक्तियों की तरफ जाएं तो लगभग 50% को काफी सिग्निफिकेंट हियरिंग लॉस होता है। और आजकल जैसे आपने बताया और आपकी डॉक्यूमेंट्री में भी बताया गया, ये समस्या उससे कम एज में 40-50 साल के लोगों में भी काफी देखने में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, समय समय पे हमारे एक्सपर्ट्स सचेत भी करते रहते हैं कि आप ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जो हियरिंग की समस्या, सुनने की क्षमता है, वो कम हो जाए। डॉक्टर हितेश, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये आइसोलेटेड प्रॉब्लम है या ये शरीर के अन्य अंगों से भी जुड़ी हुई है? जो पैदाइशी होती है वो हमारे शरीर के अन्य अंगों से भी जुड़ी हो सकती है, बट जो एक्वायर्ड होती है वो शरीर के अन्य अंगों से जुड़ा होना उसका कम चांस है, ज़्यादातर वो आइसोलेटेड भी होती है। पर अगर कोई हमारी सिस्टमिक इलनेस है जिसकी वजह से ये बीमारी बनी है तो उस कंडीशन में दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर माओ जी, आपका रुख करना चाहेंगे। आमतौर पे अगर हम आंकड़ों की बात की, हालांकि डॉक्टर सिक्का ने अभी हमें बताया भी, फिर भी अगर आप अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में देखते होंगे, क्या है आंकड़े, क्या आंकड़े कह रहे हैं? देखिए, आंकड़े बड़े डराने वाले हैं। हमारी जो आसपास की जो व्यवस्था है, ध्वनि प्रदूषण है, दवाओं का दुष्प्रभाव है, अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या करें अपने बच्चों के लिए। आजकल जो जन्म लेते हुए बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये हो रही है। इवन सरकार ने इसके लिए बहुत सारी स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रखी हैं। हर एक हॉस्पिटल में इसकी स्क्रीनिंग व्यवस्था है। जन्म के साथ बच्चों का स्क्रीनिंग होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनको सुनने की दिक्कत है या नहीं है। और अगर बड़ों में देखें तो बड़ों में आजकल बहुत कॉमन है, आजकल ईयरफोन लगाने की फैशन सी आ गई है, जिससे कि सुनाई बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभावित हो रहा है। अगर हम महीनों में बात करें ऐसे पेशेंट की जिनकी सुनने से, ईयरफोन लगाने से दिक्कत हो रही है, तो ऑलमोस्ट डेली ओपीडी में हम 10 से 15 बच्चे ऐसे आते हैं जो कि लाउड म्यूजिक सुनने से उनको सुनने की दिक्कत होती है। जी। ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में आजकल काफ़ी ज़्यादा, जैसा कपिल सर ने बताया कि 40-50 साल से ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं और सुनने से ज़्यादा समझने की दिक्कत होती है। उन्हें सुनाई तो देता है कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है वो उनको समझ में नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि माओ जी ने बताया कि हम ओल्ड एज में देखते हैं आमतौर पे तो लोग अपने जीवन को बड़ा सा संकुचित सा कर लेते हैं और इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं। स्वीकार्यता नहीं है हियरिंग एड की, जो कि एक उस दिशा में हमें काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने मोहन स्वामी जी को जोड़ा हुआ है। मोहन जी, आपका रुख करना चाहेंगे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। ये ठीक बात हो रही थी। नहीं मोहन जी, मैं अपना आपको सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो हियरिंग एड की एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है, वो आज भी एक चैलेंज है, एक टेढ़ी खीर है। कितना बिग चैलेंज है, कितना बड़ी चैलेंज है, ऐसा क्यों है? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। तो ये बेसिकली इसके लिए हो रहा है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था, माओ ने भी कहा था कि इग्नोरेंस है, ये जो प्रॉब्लम है ये दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए लोग इसको इग्नोर करते हैं। अवेयरनेस भी कम है कि इसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। कभी मान लीजिए, अच्छा सुनाई कम दे रहा है, ठीक है, थोड़ा तेल डाल दो ठीक हो जाएगा, ऐसे सब सॉल्यूशन घर पे निकलता है और उसके कारण प्रॉब्लम और बढ़ता है। जी। एक सर्वे भी किया गया था जहां पर ये देखा गया है कि जिस दिन से या जब से किसी को लगता है कि मुझे सुनने की क्षमता कम हो रही है, वो करीबन 7 साल लेता है एक्चुअली जाके उसके लिए एक सॉल्यूशन लेने के लिए, एक सॉल्यूशन मांगने के लिए। मतलब 7 से 8 साल लगता है एक इंसान को कि हाँ मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, बट वो इमीडिएटली जाके उसका ट्रीटमेंट लेता नहीं है। वो कहते हैं इग्नोर करता है कि हाँ ठीक है, किसी को तो पता तो नहीं चल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ऐसे चला लेता हूँ, फिर 8 साल 9 साल के बाद जाके उसका ट्रीटमेंट लेता है। तो बेसिक रीजन इज अवेयरनेस बहुत कम है। जिनको है प्रॉब्लम
वो आइदर इसको इग्नोर कर रहे हैं या अवेयरनेस कम है कि इसका इलाज भी हो सकता है। जितना जल्द इलाज हो उतना जल्द आपको हियरिंग एड से फायदा मिलता है। ठीक है, जितना लेट जाके ट्रीटमेंट लोगे उससे फायदा कम होता है। बिल्कुल। हाँ। डॉक्टर कपिल, आपका रुख करना चाहेंगे, एक ईमेल आई है, ये हैं डॉक्टर कपिला हैं, ये पूछना चाह रही हैं कि इनके एक कान में सीवियर हियरिंग लॉस है और दूसरे में मॉडरेट सीवियर हियरिंग लॉस है। तो ये कह रही है हियरिंग एड तो ये यूज़ कर रही हैं और उससे बेहतर सुन पाती हैं, लेकिन इनका कहना है कि किस तरीके सर्जरी के माध्यम से क्या इनके कान की जो सुनने की क्षमता है उसको रिस्टोर किया जा सकता है? देखिए, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में भी बताया, हियरिंग लॉस जो है वो दो तरह का होता है। एक को हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं, जिसमें कंडक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होती है कि जो आपकी आवाज़ है वो कान के बाहर के हिस्से से लेकर अंदर सुनाई की नस तक नहीं जा पा रही है, और अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं, जिसमें जो सुनने की एपरेटस होता है जिसको हम कॉक्लिया बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, या फिर सुनाई की नस में प्रॉब्लम होता है जी। जिस तरह की प्रॉब्लम इन्होंने बताई है कि इनको सीवियर हियरिंग लॉस है और मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस है, उससे देखकर ऐसा लगता है कि इनको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है या फिर इनको मिक्स्ड हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है वो ज्यादातर केसेस में, मैं सभी में नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादातर केसेस में हम किसी ना किसी ऑपरेशन से हम उसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे किसी के पर्दे में सुराख है या हड्डी में दिक्कत है, उसको हम ठीक करते हैं, नई हड्डी डाल देते हैं, उससे हम इसमें काफ़ी हद तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है उसमें जो मशीनें हैं वो ज़्यादा कारगर होती हैं। मशीनों से काफ़ी हद तक, जैसे इन्होंने भी बताया कि इनकी सुनाई की क्षमता बेटर हो जाती है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो जिन पेशेंट्स को सीवियर हियरिंग लॉस है या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, मतलब आप कह सकते हैं रफली एक साधारण भाषा में 70% से ज़्यादा हियरिंग लॉस है, उनके लिए आजकल कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऑपरेशन होता है, उसकी भी एक ऑप्शन आजकल आई हुई है। अच्छा, तो मेरा ये इनको सुझाव रहेगा कि ये किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि ये किसी ऑडियोलॉजिस्ट से अपनी ऑडियोमेट्री करवाएं, ये ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर हो सकता हुआ, क्योंकि कई कारण होते हैं जिनके बाहर के कारणों से भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है, तो अगर उस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हियरिंग एड की ट्यूनिंग से, हियरिंग एड की प्रोग्रामिंग से कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल पाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आशा करते हैं डॉक्टर कपिला को अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। इस बीच हमारे प्रोग्राम को देखते हुए हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो गुरविंदर जी, नमस्कार। आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर हितेश आपका रुख करना चाहूँगा, आप इनके सवाल का जवाब दें, और डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे तो आप लाइन पे बने रहिए। गुरविंदर जी, अपना सवाल रिपीट करिए। बच्चों में कान की समस्या क्या जानना चाह रहे हैं आप? अगर बच्चों में कान की कमी की समस्या हो, अगर बड़े में तो बड़ों में तो पता चल जाएगा, छोटे बच्चों में कैसे पता चलेगा इसमें समस्या आ रही है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर हितेश, दोबारा बताइए। ये कह रहे बच्चों में कई बार जो नवजात बच्चे होते हैं ना, उनमें सुनने का पता नहीं लग पाता है, माँ बाप किस तरह समझें उसको? तो इसमें जो है, अभी जैसे माओ जी ने बताया कि हमारे कंट्री में बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो अगर आपने ऐसे बच्चों में जनरली हम प्रेफर करते हैं कि डिलीवरी अस्पताल में हो, ताकि उनका वो स्क्रीनिंग में आ जाए। और जिनकी डिलीवरी प्रॉपर अस्पताल में नहीं हुई है और जिनको डाउट लगता है कि हाँ इनकी सुनाई में कमी है, उनको जाके अपने नियर बाय स्क्रीनिंग सेंटर पे एक बार दिखाना चाहिए। अगर स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है तो फिर प्रॉपर बड़े अस्पताल में दिखाएं, ताकि उससे उनका वो इलाज हो पाए कि उनको किस तरह की सुनाई की समस्या है, उस हिसाब से अलग अलग तरीके के इलाज होते हैं। जैसे हमने अभी डॉक्टर कपिल सिक्का ने बताया कि एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, थर्ड वन इज मिक्स हियरिंग लॉस। तो इन 3 तरह के हियरिंग लॉस में अलग अलग तरह के इलाज होते हैं। तो ये इलाज हम मरीज को देख के और उसकी सुनाई की जांच करके ही डिसाइड कर सकते हैं कि इनका कौन सा वाला इलाज है। बिल्कुल, आपको एक विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूरत है। डॉक्टर हितेश, आप ही से पूछना चाहेंगे, अगर हम हियरिंग लॉस के कारणों की बात करें तो कौन कौन से कारण होते हैं? तो इसमें कई तरह के कारण होते हैं। एक हम कंजेनिटल बोलते हैं, दूसरे एक्वायर्ड होते हैं। हाँ जी, जो एक्वायर्ड मींस जो कोई इन्फेक्शन से हुए हैं, लेकिन लाइक जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको जैसे जॉन्डिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, कोई एक्सीडेंट ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन जो बाद में लाइफ में कभी किसी को हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है। कंजेनिटल वो होते हैं जिनका हमें कई बार कारण
पता चलता है, जैसे कोई मदर में कोई इन्फेक्शन है वो बच्चे में ट्रैवल हो जाता है तो उसकी वजह से उसका इनर ईयर डैमेज हो सकता है। अच्छा। या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई सिंड्रोमिक, जैसे कोई परिवार में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम कंटिन्यू है तो उसकी वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है। कई बार बच्चे में कोई म्यूटेशन क्रिएट होता है ड्यूरिंग जब बच्चा बन रहा होता है तो उसकी वजह से भी हियरिंग लॉस बन सकता है। बिल्कुल। माऊ जी, एक ईमेल आप ही के लिए आई है, ये बॉम्बे से हैं देवेंद्र जी। ये जानना ही चाहते हैं कि बेसिकली इनका जो सुनने की क्षमता के लिए अपना हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं, तो अभी इनकी आयु करीब 56 वर्ष है, तो पूरी आने वाली ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो जानना चाहते हैं क्या हियरिंग एड के माध्यम से कितना खर्चीला होता है और किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी जो जीने की आगे के साल हैं वो बेहतर कर सकते हैं। क्या सुझाव है आपका? जी, 56 इयर्स में जनरली आपके ये उम्र संबंधी समस्या हो सकती है, जिसमें आपको सुनने की तो दिक्कत नहीं होती है लेकिन समझने की दिक्कत होती है। जब आप 3-4 लोगों के बीच में बैठे हैं, अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको समझ में नहीं आता क्या बोला गया। सामने से अगर कोई बोलता है तो उनके होठों को देखकर आप पकड़ लेते हैं। अब मशीन लगाने के बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मशीन, सबसे ज़रूरी चीज़ है मशीन को हमेशा लगाएं। हमेशा लगाने का मतलब होता है कि आप जब सवेरे अपने सारे चीज़ों से, मॉर्निंग के कामों से आप जब फ्री हो जाएं तो आप मशीन को सिर्फ सोते समय, नहाते समय और बारिश में अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो हटाएं। हमेशा लगाना है, जिससे क्या होता है कि सुनाई की जो आपकी नसें हैं और जो दिमाग है उन आवाज़ों को जो भूल चुका है उससे वो फिर से वापस वो उसे प्राप्त करने लगता है और आपकी समझ बढ़ती है। तो मशीन जो है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग मशीन हमेशा लगाते नहीं हैं। तो आपने मशीन हमेशा लगाना है, उसको बीच बीच में जांच करानी है और उसकी फाइन ट्यूनिंग भी करवानी है, जिससे कि आपको आगे की दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक आपने पूछा कितने उम्र तक ये काम आएगी, अगर आपकी सुनाई की समस्या बढ़ती नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हमेशा लगाएंगे तो सेम मशीन से, उसी मशीन से आपको आगे भी काम करता रहेगा वो। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि हर एक 6 महीने से 1 साल के बीच में आप एक बार अपनी अच्छे जगह पे सुनाई की जांच जरूर कराएं। बिल्कुल। मोहन स्वामी जी, आपका रुख करना चाहेंगे, कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसे हियरिंग एड की ज़रूरत है? हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन। यही होता है कि आम जिंदगी में लोगों को कभी कभी ये लगना शुरू होता है कि ये इसने कुछ बताया बट मुझे समझ में नहीं आया। फिर घर पे आप ऐसे देखो तो टेलीफोन की आवाज़ ठीक से घंटी ना सुनाई दे, अगर टीवी की वॉल्यूम बार बार बढ़ाते गए तो दिस आर ऑल इंडिकेशंस कि इनको कुछ ना कुछ सुनने की क्षमता में कमी हुई है। तो जैसे माओ जी ने कहा कि जैसे ग्रुप सिचुएशन में बहुत लोग जब होते हैं तब लोगों को समझने में तकलीफ होना, ये सब क्लियर इंडिकेशंस की सुनने की क्षमता में कुछ कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सिक्का, फिर से आप ही का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर हम कान की जो बहने की समस्या है, आप देखेंगे अगर हम अपने समाज में देखते हैं तो लोग उसको बड़े मामूली समस्या की तरह लेते हैं, इग्नोर करते हैं। कई बार तो बच्चों में बड़ी कॉमन समस्या होती है कि वो रुई डाल देंगे, खुजलाएंगे, तिल्ली डालेंगे। कई बार लोग, मैंने देखा बुजुर्ग लोग भी, और हम देखते हैं आमतौर पर कि कान में जो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल गर्म करके डालते हैं। ये सब चीज़ें के बारे में आपका क्या रुख है डॉक्टर साहब? देखिए, बड़ा मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज भी एक सज्जन मेरी ओपीडी में मेरे से बात कर रहे थे कि उन्होंने किसी जो सड़क के किनारे कान साफ करने वाले होते हैं उनसे कान साफ कराया। उसके बाद से उनके कान की दिक्कत जो है वो ठीक नहीं हो रही है और उनका कान अब बहने लगा है जी। मैं ट्रेडिशनल रेमेडीज़ के कोई खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ओवर द काउंटर या फिर जो घर में ये रेमेडीज होती हैं कि गर्म करके तेल डाल लिया या किसी अनट्रेंड प्रोफेशनल से आपने कान की सफाई करवा ली, या फिर किसी से भी लेकर जो ट्रेंड नहीं है, जिसको नहीं पता, उनसे कोई दवाई ले ली, वो कान को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें इन कारणों से कान में परमानेंट डैमेज हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज हो जाता है। कान के पर्दे में सुराख हो जाते हैं, कान का डिस्चार्ज बंद नहीं होता और भी समस्याएं हो सकती हैं जी। जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। कई बार बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो
ईयर डिस्चार्ज है उसको हम बड़ा लाइटली बिल्कुल लेते हैं। कई लोग तो कई सोसाइटीज में इसको शुभ भी माना जाता है, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो ईयर डिस्चार्ज है, जो कान के बहने की दिक्कत है, जो कान से पानी आता है या पस आता है, वो कई बार इतना हानिकारक भी हो सकता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है। तो कान के में से पस आने के, पानी आने के दो कारण होते हैं मेनली, या तो कान के पर्दे में सुराख होता है या फिर कान में कोई हड्डी गलने की भी बीमारी हो सकती है जिसको हम कोलेस्टिटोमा बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो बीमारी का अगर हम समय से इलाज ना कराएं तो फिर वो हड्डी गल के वो दिमाग में भी जा सकती है और कान में और भी बहुत ही तरह की समस्याएं कर सकती है, जैसे परमानेंट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या फिर मुंह में टेढ़ापन भी कर सकती है। तो जो भी कान में डिस्चार्ज आता है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको साफ करवाएं, डॉक्टर की सलाह से उसमें दवाई डालें और जो भी ट्रीटमेंट आपको बताया जा रहा है उसको बहुत अप्रोप्रिएटली लेने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको क्लियर संदेश है, क्लियर मैसेज है कि डॉक्टर इसको आप साधारण तरीके से ना लें। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हिमाचल से। स्वागत है आपका नेगी जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, अपना सवाल। सर, हिमाचल प्रदेश के सरकार राज मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि शांत हिमाचल के वातावरण से जब हम पंजाब, दिल्ली कोई सामान लेने या बेचने वहां जाते हैं तो रात को हम सो नहीं पाते। अच्छा। और जितने दिन रहेंगे उतने दिन सो नहीं सकते। तो ऐसा काल में कौन सा के यंत्र डाला जाए ताकि हमें वहां पर जो, और हम पागलों की स्थिति हो जाती है जब हफ्ता भर हम वापस भी आ जाते हैं। दूसरा ये है कि जो मेले में या जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जो कान साफ करने वाले होते हैं वो बहुत आराम से, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे कान साफ करवाते हैं तो बड़ा आराम मिलता है। तो ये कहाँ तक जायज है और क्या करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? जय हिंद। ठीक है डॉक्टर हितेश, अगर आप इनके सवाल का जवाब दें। माओ जी आप भी कमेंट दे सकते हैं, आप तीनों में से कोई। हाँ, देखिए, ये जो अगर आप सफाई कराते हैं तो ट्रेन्ड पर्सन से ही कराना चाहिए। जो रेलवे स्टेशन या कहीं पे हैं वो, ये हम नहीं कह सकते उसको देख के कि वो ट्रेन्ड पर्सन है, उसके पास कोई मतलब सर्टिफाइड डिग्री या कुछ है जिससे वो, उसको पूरी नॉलेज है उस बीमारी की जो आपके कान में, ज़रूरी नहीं है मैल ही हो आपके कान में, आपके कान के पर्दे में छेद हो सकता है या कोई और इन्फेक्शन हो जिसके लिए वो सफाई कर रहा है और उससे आपका इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। हाँ, मैल सफाई कराते हैं तो अगर मैल निकल जाता है तो उसे सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा यही कारण नहीं होता है कान में खराबी होने का। तो ट्रेन्ड पर्सन से ही सफाई करानी चाहिए। और दूसरा इनका क्वेश्चन, कपिल आप हिस्सा आप ले। एक इन्होंने बात नींद नहीं आने की करी, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई कान से संबंध है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से अगर आप कान की सफाई करवाते हैं तो उसमें हाइजीन का भी बहुत अहमियत रहती है। अगर हम लोग जो प्रोफेशनली हम लोगों के पास जो इक्विपमेंट होता है, जो हमारे पास सामान होता है, वो स्टेरलाइज रहता है, उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं, उसमें सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। कान की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आपने किसी भी साफ करने की चीज से, अगर आपने माचिस की तीली से या किसी ईयरबड से आपने उसको ज्यादा जोर से डैमेज कर दिया तो उसमें कई बार जो इन्फेक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और कई बार वो ठीक नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कहाँ से सफाई करवा रहे हैं, कौन कान की सफाई कर रहा है और वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। बिल्कुल, एहतियात बहुत जरूरी है। माओ जी आप शायद कुछ कहना चाहें। एक ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि हम जब हिमाचल से दिल्ली की ओर आते हैं तो हमें काफी दिक्कत होती है। देखिए, होता क्या है, जब आप एक हाई एल्टीट्यूड से जब नीचे की ओर आते हैं तो आपका जो मिडिल ईयर है वो वैक्यूम है, तो वहाँ पे प्रेशर चेंज होता है जिससे कि आपके कान के पर्दे में खिंचाव आता है। कई एक बार वो सिकुड़ भी जाता है, तो उससे आपके प्रेशर में चेंज होने के कारण आपको वो दिक्कत होती है। तो उसके कारण अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि आप नीचे की ओर आते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कान बंद हो गया, कान में अचानक दर्द हो गया, तो उसके लिए आप एक कान नाक कान गला विशेषज्ञ से आप मिल सकते हैं, वो अच्छी जानकारी आपको देंगे। अगर कोई रिमेडी है उसकी दवा भी ले सकते हैं आप। तो इसको आप अचानक से इसे छोड़े ना, क्योंकि बार बार अगर आप हिमाचल से दिल्ली की ओर आ रहे हैं तो ये धीरे धीरे कान के पर्दों में और उसके आगे हड्डियों में भी ये दिक्कत जा सकती है। बिल्कुल, जैसे कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, आप एहतियात बरतिए तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। इस बीच हमारे एक छोटे से अंतराल का ये ब्रेक का समय हो चुका है, लौटते हैं थोड़ी देर में। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक,
बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मोहन स्वामी जी आपका रुख करेंगे। मोहन जी ये बताइए कि जो हमारी सुनने की क्षमता है उसकी जांच के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? इसके लिए ये एक स्पेशल हियरिंग टेस्ट होता है जिसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट यूज होता है। इसको ऑडियोमेट्री कहते हैं। तो ये ऑडियोमेट्री के द्वारा तो सबसे पहले हम ये जांच कर पाते हैं कि आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। और उसके आगे अगर और जांच करना है तो काफी और डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसे इम्पीडेंस है, बेरा है। बच्चों के लिए अलग सा टेस्ट होता है, बड़ों के लिए अलग सा टेस्ट होता है। तो काफी टेस्ट हैं जो एक कई अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट के थ्रू आप करा सकते हो। ठीक है, इसमें एक सवाल ये भी जोड़ना चाहेंगे, हियरिंग एड होता क्या है, किस तरीके से काम करता है? हियरिंग एड बेसिकली आप अगर एक हियरिंग एड की बात करें तो वो एक एम्पलीफायर होता है जो बाहर की आवाज को लेके उसको बड़ी करके आपको कान के अंदर में देता है, राइट। सो बेसिकली जैसे आप ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम आप देखते हो, जैसे माइक में बोला जाता है, एम्पलीफायर को जाता है, आवाज बड़ी होती है और स्पीकर से बाहर आती है। वही चीज हम हियरिंग एड में भी करते हैं। पर ये बहुत पुरानी बात थी कि जब सिर्फ हियरिंग एड आवाज को बड़ी करता था। अभी हम ये कर रहे हैं कि हियरिंग एड ये जो कॉक्लिया, जो अंदर वाला जो ऑर्गन होता है, जो सब कुछ सेंस करता है, आपको सुनाई देता है, समझ में आता है, हम उसका सारा फंक्शन अगर एक हियरिंग एड में डाल दें और कोई इंसान का कान खराब हो, कॉक्लिया खराब हो, हम चाहते हैं कि हियरिंग एड वो सारा काम ले ले ताकि जैसे बाकी लोग सुन सकें वो भी सुन सके, राइट। सो हियरिंग एड बेसिकली इज दैट। अभी आजकल तरह डिजिटल हियरिंग एड आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ब्लूटूथ आ गया है, तो यही होता है हियरिंग एड आज के ज़माने का। अच्छा डॉक्टर कपिल, अगर हम अभी देखिए हमारा जो भारत सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, समय समय पर इस तरह की कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी जो अभी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, हियरिंग एड काफ़ी लोगों की पहुंच से बाहर है। अगर हम गाँव की बात करें, बुजुर्गों की बात करें जिनकी कमाई का कोई स्रोत नहीं होता है, जो डिपेंडेंट होते हैं, तो किस तरीके से ऐसे लोग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपने कॉक्लियर इम्प्लांट की बात की, वो भी सुनने में आया कि काफ़ी महंगा होता है। जी, आपने बहुत सही बात कही है। स्वामी जी ने अभी ये बात कही कि हियरिंग एड्स भी बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। अगर टेक्नोलॉजी आती है, उसमें अपग्रेड्स आते हैं, उसमें साइंस आती है, बहुत लोगों की उसमें मेहनत लगती है, तो उसमें कॉस्ट भी लगती है, कॉस्ट भी जुड़ी होती है और अनफॉर्चुनेटली वो महंगी होती है। आम आदमी की रीच से बहुत बार बाहर भी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। एक मैं जो लोगों को बताना चाहूँगा वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की एक स्कीम है जिसको हम एडिप स्कीम बोलते हैं जी। उसमें एक प्रोविजन है कुछ जो उनकी मंथली इनकम है उससे कम वाले पेशेंट्स के लिए, हियरिंग एड्स की भी और कॉक्लियर इम्प्लांट्स की भी, जिसमें बहुत सारे नीचे वाले लोग हाँ कुछ 25-30 हज़ार इनकम जो पर मंथ के लोग हैं। और अगर आप जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम है, तो हम लोगों से अगर मिलते हैं तो हम लोग कई बार चिट्ठी लिखते हैं, कई बार हमारे पास कुछ एनजीओज होते हैं जो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ एजेंसीज हैं जो मदद करती हैं, नहीं तो कुछ लोग वैसे भी मदद करने के लिए इस टाइप के लोगों की तैयार रहते हैं जी। और कई बार जो सरकारी, अगर आप जॉब में हैं, जैसे ESI स्कीम है या गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर आपकी कोई इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, वो भी कई बार इनको कवर करती हैं। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि बहुत से लोग यही मान के कि ये महंगा है इलाज,
उसके लिए आगे ही ना आए, बात ही ना करें। तो कई बार होता है कि आप स्पेशलिस्ट से अगर बात करें, हेल्प करें, कई बार अपने एरिया के पॉलिटिशियन से, एमएलए से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अगर आप मिले, बहुत बार मैंने देखा है, लगभग हर बार कुछ ना कुछ सहायता मिल जाती है। तो कई बार आपको पार्शियल सहायता भी मिल जाए तो भी वो बहुत बड़ी रकम होती है। किसी तरह से अरेंज करके आई थिंक इलाज जरूर करवाना चाहिए। और अगर आपको नहीं भी हो रहा है तो किसी तरह से कई एजेंसीज हैं जो कि हम लोगों के साथ टच में होती हैं, तो हम उनको गाइड कर देते हैं। जो सरकारी एजेंसीज होती हैं, कुछ गैर सरकारी भी होती हैं, और जरूर मिलें स्पेशलिस्ट से जिनके रनिंग प्रोग्राम्स हैं जैसे हमारा है, तो काफी लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे आपने सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की बात की, तो वहाँ पे भी स्कीम है डॉक्टर साहब, तो लोग वहाँ उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार हमेशा से प्रयासरत रहती है और सरकार के प्रयास का ही परिणाम है कि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और डॉक्टर हितेश, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम कान की सफाई की बात करें तो अक्सर उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो एक कान को साफ करने का सही तरीका क्या होगा? कान को अपने आप से नहीं साफ करना चाहिए, तो वो आप किसी डॉक्टर को दिखाएं तो वो बेटर वे में क्लीन कर पाएगा। जैसे हम पहले भी बात कर चुके कि कान की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो अगर उसको ट्रॉमा होता है तो कान के बाहर के रास्ते का इन्फेक्शन होता है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। कई बार वो अगर मरीज की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो वो प्रोग्रेस भी कर सकता है। और इससे अगर किसी मतलब हम प्रॉपर केयर ना करें तो कान के पर्दे में छेद हो जाता है, तो छेद भी कई बार परमानेंट रह सकता है, तो फिर आगे चल के जैसे हड्डियां गला सकता है, बार बार पस इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस तरह की बीमारी बन सकती है। तो कान की सफाई हमेशा किसी ट्रेन्ड पर्सन से ही करानी चाहिए। बिल्कुल। माओ जी, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर हम हियरिंग एड की बात करें तो किस तरह के हियरिंग एड मार्केट में उपलब्ध हैं, और अगर किसी को सुनने की समस्या हो तो कितने कितने समय के दौरान उससे अपने कान के हियरिंग की जांच करवानी चाहिए? देखिए, मार्केट में बहुत सारे हियरिंग एड हैं और हर एक आपके परेशानी के अनुसार हियरिंग एड है। जैसे अगर किसी को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, बाहरी कानों में दिक्कत है, तो उसके लिए आप अपने ईएनटी डॉक्टर से मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसमें ऑपरेशन नहीं हो पाता है, उसमें आप ऑपरेशन के बाद भी, ऑपरेशन नहीं हो पाता तो आप मशीन लगाएं। और कई एक परेशानियां ऐसी होती हैं जो ऑपरेशन के बाद भी आपको सुनने में दिक्कत रहती है, जैसे ऑटोस्क्लेरोसिस है, जहां हड्डियों की दिक्कत होती है, उसमें कई एक बार ऐसा होता है कि सुनने की दिक्कत रहती है, तो उसमें भी आप मशीन लगा सकते हैं। अगर कान के परमानेंट अगर दिक्कत है, कान में नसों की दिक्कत है, तो उसमें भी आप मशीन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। प्रकार की बात करें तो 2-3 प्रकार की मशीनें होती हैं। एक तो जो आपके कान के पीछे लग जाती हैं, जो बीटी कहलाती हैं, बिहाइंड द ईयर। दूसरा होता है जो कान के अंदर लगती हैं, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक जो बाहरी कानों में लगती हैं, एक जो थोड़ा सा आईटीसी होती है जो कान के कैनाल के अंदर लगती है, एक होती है जो कंप्लीट इन द कैनाल होती है, और एक होती है जो इनविजिबल इन द कैनाल होती है, मतलब वो आईआईसी जो बहुत सी छोटी होती है, जो बाहर से नज़र नहीं आती है। इन 3 तरह की मशीनें होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मशीनें हैं जो प्रत्यारोपण के साथ लगती हैं, जैसे आपका कॉकलियर इम्प्लांट हुआ, उसके बाद आपका मिडिल ईयर इम्प्लांट होता है, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर बाहरी कान नहीं है या ऐसी दिक्कत है जिसमें कि हमेशा आपका कान बहता है, ऑपरेशन के बाद भी आपको सुनने में दिक्कत नहीं हो रहा है, तो वो आप ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं। उसके बाद हमारी ज़रूरत पड़ती है रिहैबिलिटेशन में, तो हम वो करते हैं। जो मशीनों की जांच है वो हमेशा होनी चाहिए। ऐसा कई लोग क्या करते हैं कि मशीन लगाया, उसके बाद भूल गए कि हमने उसकी जांच भी करनी है। तो एक वो तो होता है जो आपने जांच करवाई, उसके अनुसार आपने मशीन लगाई। मशीन लगाने के बाद एडेड ऑडियोग्राम होता है, जो बहुत लोग नहीं करवाते हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ है। मशीन आपके अनुसार प्रोग्राम हुई है कि नहीं हुई है, आपके जांच के अनुसार प्रोग्राम हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उसकी जो वर्क है आपकी सुनाई पे ही, आपकी सुनाई की जो ग्राफ है उसके अनुसार ही प्रोग्राम होना चाहिए। कई एक बार आप बोलते हैं कि मुझे तो सुनाई दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो एडेड ऑडियोग्राम से ये पता चलता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। तो हर एक 15 दिन पे आप, पहली बार जब आप करवाते हैं तो 15 दिन के बाद एक बार एडेड ऑडियोग्राम जरूर करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप राइट डाउन करें
कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। क्या होता है, कई एक बार आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या दिक्कत होता है। तो आप एक छोटी डायरी रखें पॉकेट में, उसमें लिखते जाएं कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है। आजकल की जो मशीनें हैं, हम हर एक स्टेप में जाकर उसको आपके अनुसार रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसकी आपकी सुनाई इंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल माऊ जी, एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है यूसुफ जी आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी यूसुफ जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। आपकी आवाज़ में बेहतर तरीके से नहीं आ रही है, फिर भी मैं डॉक्टर कपिल का ही रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब कान बहने की समस्या बता रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ, आपने बताया कि कान बहते हैं और मशीन कैसे लगेगी। मैं ये आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूँगा कि बहते कान में जनरली मशीन को टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके कान में एक्टिव इन्फेक्शन है, कान में डिस्चार्ज आ रहा होता है, तो वो मशीन को भी खराब करता है, मशीन को भी गंदा करता है और मशीन की वजह से वो डिस्चार्ज भी बहता है। आप एक बहते हुए कान को बंद करके उसमें मशीन नहीं लगा सकते। मेरा ये आपको सुझाव रहेगा कि कान को साफ रखें, कान को सूखा रखें, पानी ना जाए कान में, और किसी डॉक्टर से चेकअप कराएं। पहले वो जो डिस्चार्ज आता है, जो कान में से रिसाव आता है, जो कान में से पस बहता है या पानी बहता है, उसको हमें ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम डिस्चार्ज ठीक कर लें और उससे हम कान का पर्दा या फिर गली हुई हड्डी को हम रिप्लेस कर दें, तो कई बार उसी से ही आपकी सुनाई की क्षमता जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। अगर उसके बाद भी उसमें दिक्कत रहती है, तो फिर सूखने के बाद कान में हम सुनाई की मशीन के बारे में सोचें। बिल्कुल। मोहन जी, आपका रुख करेंगे। क्या हम अगर किसी को सुनने की समस्या है, तो क्या एक ही कान में लगा के भी इसका काम चल सकता है, या दोनों कानों में इसको लगाना पड़ेगा? और क्या हियरिंग एड, ये श्रवण यंत्र लगाने के बाद उसकी सुनने की क्षमता नॉर्मल यानी सामान्य हो सकती है? साथ में हमें ये भी बताएं कि भाई मार्केट में लोगों को, अभी मैंने बताया से बुजुर्ग लोग हैं, जो आश्रित लोग हैं, उनकी मदद के लिए क्या और भी कुछ इसमें रेट कम होने का, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली बताते हैं, और हालांकि डॉक्टर सिक्का ने हमें इस विषय में बताया, फिर भी आप कम शब्दों में हमें इस बारे में बताएं। हाँ, तो आपका पहला क्वेश्चन यही था कि एक कान में लगाना है या दो कान में। तो मैं यही कहूँगा कि आप जब आँखों में प्रॉब्लम होता है, हम कभी जाके एक आँख के लिए स्पेक्स लेते नहीं, ग्लासेस लेते नहीं है। वैसे ही अगर आपको दोनों कान में सुनने की क्षमता कम है, तो दोनों कान में हियरिंग एड लगाना जरूरी है, क्योंकि उसी से फिर दोनों कान को एक्सरसाइज मिलता है, आवाज जाती है, कॉक्लिया थोड़ा ठीक रहता है, और आपका जो सुनने की क्षमता, जो अगर हियरिंग एड ना पहन के जो कम हो सकता था, वो अरेस्ट हो जाता है, वो प्रिवेंट हो जाता है। उसके कारण आप काफी साल वही हियरिंग एड यूज कर सकते हैं, आपका हियरिंग लॉस वही लेवल पे रहेगा। आप अगर एक कान में लगाते हो, दूसरा कान डिटोरिएट होते जाएगा, और फिर बाद में आपको देखेंगे कि आपको वो कान में ज्यादा सुनाई, ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब आपको सुनने की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है वो कान में जहां पर आपने हियरिंग एड नहीं लगाया। ओके, ऑफ कोर्स लाइक मेरा वो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि हियरिंग नॉर्मल नहीं हो जाता है, बट इट इज जस्ट दैट जितना प्रॉब्लम हो चुका है उसका और ज्यादा डिटोरिएशन को प्रिवेंट करता है हियरिंग एड। ऐसे नहीं कि आप थोड़े सालों के लिए हियरिंग एड यूज कर दिए, फिर आपका हियरिंग नॉर्मल हो जाएगा और हियरिंग एड छोड़ सकते हैं। नहीं, हियरिंग एड स्पेक्टिकल जैसे होता है, आपको कंटिन्यूसली वेयर करना पड़ता है, और उससे आपका डिटोरिएशन कम होता है, एंड दैट वे यू आर एबल टू हियर एवरीथिंग वेल। जी, आप कहना चाह रहे हैं नुकसान रुक जाता है, फर्दर आगे नहीं होता, आगे फर्दर नुकसान रुक जाता है। डॉक्टर कपिल, आप ही का रुकना चाहेंगे। डॉक्टर, हियरिंग रिहैबिलिटेशन किसे कहते हैं? और डॉक्टर साहब, आमतौर पर होता ये है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, तो क्या बदलाव आते हैं हमारी सुनने की क्षमता में, उस विषय में भी हम बताएं। देखिए, हियरिंग रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि आपने जो हियरिंग है उसको जिस हद तक हो सके उस हद तक रिस्टोर किया। कई बार आप ऑल्टरनेट मेथड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे एक बच्चा है जिसको
5-6 साल की उम्र में आपने इलाज करवाया, कॉक्लियर इम्प्लांट करवाया या कुछ करवाया, तो उसको अभी तक सुनाई नहीं दे रहा था, तो हमें उसके ब्रेन को एक तरह से ट्यून करना पड़ता है कि उसको बात सुनना और समझना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो एक हो गया स्पीच और एक हो गया लैंग्वेज, एक हो गया लिसनिंग। तो क्योंकि उसने कभी सुना नहीं है चीज़ के बारे में, उसने कभी वर्ड सुने नहीं हैं, तो उसके ब्रेन को हमें ये ट्यून करना पड़ता है कि आप इस बात को सुने और इस बात को समझे जी। तो वो बहुत स्पेशलाइज्ड एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है उनको कुछ साल तक। इस क्वेश्चन के आंसर में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हियरिंग रिस्टोर की जाए, अगर एक बच्चे की हियरिंग आपने 1 साल से कम की उम्र में रिस्टोर कर दी तो उनका रिहेबिलिटेशन बहुत आसान होता है। अच्छा। अगर आपने उसी चीज में डिले कर दिया, अगर आपने उम्र ज्यादा हो गई, 5 साल हो गई, 6 साल हो गई, 7 साल हो गई, तो उसमें रिहेबिलिटेशन मुश्किल होता है। जैसे डॉक्टर हितेश ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो स्क्रीनिंग है वो हर बच्चे का जरूर होना चाहिए, ताकि हमें जो प्रॉब्लम है वो जल्दी पकड़ में आ जाए और हम उसका जल्दी समाधान कर पाएं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन भी आया डॉक्टर हितेश, आप ही की तरफ रुख करना चाहेंगे। प्रेम जी हैं बॉम्बे से, तो इनके बच्चे की आयु जब मतलब अभी तो वो बड़ा है, तो बचपन में कान बहना शुरू हो गया था, तो ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने कान बहते बहते मवाद आना शुरू हुआ, उसमें बदबू भी आती थी। क्या वजह है इस तरह की समस्या की, ये जानना चाहते हैं। तो इसमें सबसे जो आम कारण होता है वो कान के पर्दे में छेद है। कभी कभी कान के रास्ते में इन्फेक्शन है, जैसे हमने पहले बात की, लोग बार बार तेल डाल लेते हैं कान में, कुछ भी हो तो उस कंडीशन में फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है कान में। तो जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन बन सकता है। अगर कान के पर्दे में छेद है तो उसकी वजह से जो हमारा कान का बीच वाला हिस्सा होता है उसमें अगर इन्फेक्शन बनता है तो उसकी वजह से बार बार मवाद आ सकती है। तो ज़्यादातर तो मवाद आने का कारण यही होते हैं। बाकी अलग कोई दूसरे इन्फेक्शन है, जैसे कुछ सिस्टमिक इलनेसेस हैं जो सारी बॉडी में है, वो कान में भी मैनिफेस्ट करती है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये था कि इनके बच्चे को साइनोसाइटिस की भी, अब तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइनोसाइटिस की भी दिक्कत है, तो क्या उसका और कान के जो समस्या है इसका आपस में कोई संबंध हो सकता है? अगर जैसे हमारा कान का जो बीच वाला हिस्सा है वो नाक से जुड़ा होता है, जो तो उस ट्यूब को हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। अगर किसी बंदे के साइनोसाइटिस से वो यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, जिससे वो रास्ता बंद हो रहा है, तो कान के पर्दे में छेद होना या कान का पर्दे का अंदर जाना पॉसिबल है। सभी लोगों को साइनोसाइटिस से यूस्टेशियन ट्यूब खराब हो ऐसा जरूरी नहीं है। संभावना बनी रहती है क्या? हाँ, लेकिन उसमें मतलब देख के पता चलता है कि हाँ इसको इससे प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की वजह से यूस्टेशियन ट्यूब खराब है या नहीं है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। इस बीच हमारे एक ब्रेक का समय हो चुका है, लौटते हैं छोटे से ब्रेक से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माऊ जी, आपका रुख करना चाहेंगे, हियरिंग एड के साथ एक आम आदमी को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? कि हियरिंग एड के साथ जो सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। मशीन लगा रहे हैं लेकिन उनको आवाज़ में समझ में नहीं आ रही है और मशीन वो लगाना नहीं चाहते हैं। सबसे पहली दिक्कत क्या है? एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है कि लोग लगाना नहीं चाहते हैं। जैसे ही चश्मे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बैसाखी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मशीन की बात आती है तो उनको लगता है कि मेरी कोई डिसेबिलिटी हो गई है, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं मशीन लगाता हूँ, तो इससे वो मशीन नहीं लगाते हैं। मशीन आपको ज़रूर लगाना चाहिए
और हमेशा लगाना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बोला, जितना ज़्यादा आप लगाएंगे आपका ब्रेन उतना जल्दी उन सब चीज़ों को समझने में ज़्यादा सहायता देगा। होता क्या है, धीरे धीरे जब आप नहीं लगाते हैं दिमाग उन आवाज़ों को भूलता जाता है और आपको जो शब्दों का पहचान है वो मुश्किल होती है। आपको सुनाई तो देता है, आप बोलते हैं कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरी होती है कि आपकी जांच के अनुसार आपकी मशीन होनी चाहिए। मान लीजिए ओल्ड एज वालों की दिक्कत ये होती है, उनको हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है। हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस में ये होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी है वो तो सुनाई देता है। जैसे उनसे किसी ने पूछा बाबूजी आप क्या लेंगे, तो बाबूजी तक तो सुनाई दिया, लेकिन क्या लेंगे, पानी लेंगे, चाय लेंगे, ये उनको समझ में नहीं आती। तो ऐसे लॉसेस में जो है RIC एक मशीन होती है जो कान के पीछे लगती है, इसमें रिसीवर जो है आपके कान के अंदर रहता है, तो लो फ्रीक्वेंसी जो है वो कट ऑफ हो जाती है, जिससे अपनी आवाज़ आपको गूंजती नहीं है और शब्दों की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है समझने की, उसको ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाता है, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपके सुनाई के अनुसार आपकी मशीन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। माओ जी आपका रुख करेंगे। आप ये बताइए कि हियरिंग एड की जो डिवाइसेस है, जो मशीन है, जो यंत्र है, क्या क्या नए उसमें कुछ अगर सुधार हुए हैं, क्योंकि विज्ञान तो बदलता रहता है, इवॉल्विंग होता है। अभी जो माओ जी बोल रहे थे कि अब लोगों को वो जब कान में लगाते हैं उनको ये लगता है कि ये कुछ अजीब सा मेरे कान में है, वो स्पेक्स पहनने के लिए रेडी होते हैं लेकिन ये नहीं पहनते हैं। इसी कारण आजकल काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि हियरिंग एड को किस तरह डिज़ाइन किए जाए कि एक्सेप्टेंस अच्छा हो। तो आप अगर देखें तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ऐसे दिखता है कि आप ईयरफोन्स लगा रहे हैं, आप ईयरफोन्स लगा रहे हैं, लेकिन आप अगर इसको गौर से देखें तो ये एक्चुअली हियरिंग एड है। बिल्कुल, अच्छा। हाँ, तो नॉर्मली जैसे इसके पहले माओ बता रहे थे कि कान के अंदर वाला आता है, कान के बाहर वाला आता है, आप कान का माप लेके भी बन सकता है हियरिंग एड, बट अभी वो हम डिजाइन को चेंज कर रहे हैं। अभी जैसे ये जो आप देख रहे हैं, आपको आई थिंक आई एम एबल टू, हाँ दिख रहा है, हमें दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, ये अभी आ गया है रिचार्जेबल। आजकल रिचार्जेबिलिटी भी बहुत ये हो रहा है, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी मतलब हमको हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए आजकल बैटरी ना यूज करते हुए हम मोबाइल जैसे हियरिंग एड में भी लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, जिसके कारण पेशेंट को बार बार जाके बैटरी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ओवरनाइट, वैसे हियरिंग एड को भी चार्ज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे वाले स्टाइलिश वाले भी आ गए हैं जो वो ले सकते हैं। डॉक्टर कपिल आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी हमने कॉक्लियर इम्प्लांट का जिक्र आया, क्या होता है ये प्रक्रिया और कितनी महंगी है ये प्रक्रिया? देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट हम पहले बात कर रहे थे कि हियरिंग लॉस जो है वो दो तरह का आप कह सकते हैं। एक होता है कि माइल्ड से मॉडरेट। माइल्ड से मॉडरेट हो गया कि आपका कॉमन भाषा में कहें तो 60-70% तक अगर आपका हियरिंग लॉस है, जिसको मतलब कम से ज्यादा हो जाना। जी, कम से लगभग थोड़ा बीच का हियरिंग लॉस हो गया, जिसको हम अगर हम परसेंटेज में कहें तो 60-70% अगर हम हियरिंग लॉस कहें, जिसको हम डेसिबल्स में मापते हैं, तो उसमें या तो किसी तरह के ऑपरेशन से या फिर आप हियरिंग एड से उसको आप नियर नॉर्मल ला सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है हियरिंग लॉस, अगर अंदर की नस की कमजोरी है या फिर कॉक्लियर डेफनेस है, जिसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी बोलते हैं, तो उस केस में अगर वो हियरिंग एड से नहीं ठीक कर पाते हम, तो उस केस में आज की डेट में एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पिछले 20-25 साल से हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं। जी, कॉक्लियर इम्प्लांट का जो आधा भाग है वो ऑपरेशन करके, क्योंकि इसका नाम ही इम्प्लांट है, इसको ऑपरेशन करके कॉक्लिया के अंदर एक वायर डाल दिया जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और बाकी का जो कान के पीछे की हड्डी होती है उस पर हम इसको फिक्स कर देते हैं, इस डिवाइस को। ठीक है। उसके बाद जब घाव भर जाता है तो हम बाहर की एक डिवाइस देते हैं जिसको हम स्पीच प्रोसेसर बोलते हैं, जो कि मैग्नेट से अंदर की डिवाइस को स्टिमुलेट करता है। अच्छा। इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं सिलेक्टेड पेशेंट्स में। अगर हमने सही से सिलेक्ट किया, बच्चे का उम्र ज़्यादा नहीं थी और उसका स्क्रीनिंग में पता लग गया, और 1-1.5-2 साल की उम्र में अगर हमने कॉक्लियर इम्प्लांट करा है, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे नॉर्मल डेवलप करते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं, नॉर्मल स्कूल जाते हैं और फ़ोन पे भी बात कर पाते हैं। तो आप इनका नियर नॉर्मल डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कीज़
अर्ली डिटेक्शन। महंगा की बात आपने कही तो ये कई कंपनीज बनाती हैं, अभी तक अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में नहीं बना है, लेकिन रिसर्च चल रही है जिससे उम्मीद है कि इसकी जो कीमत है वो आगे कम हो जाएगी। अभी की डेट में अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये लगभग 4 लाख से इसकी जो कीमत है वो शुरू होती है, और जो एडवांस डिवाइसेस हैं जो कि रिसेंट आ रही हैं उनकी 12-15 लाख तक भी इनकी कॉस्ट जाती है। लेकिन कॉस्ट आजकल हिंड्रेंस इतनी नहीं है, क्योंकि कुछ एजेंसीज हैं जो कि हेल्प के लिए सामने आती हैं, बट हाँ अपने डॉक्टर से, क्लिनिशियन से, ऑडियोलॉजिस्ट से बात जरूर करनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन है तो कई बार कई और सोर्सेज से सहायता मिल जाती है। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों में ही ये किया जा सकता है, या जिनको बुजुर्ग हैं, सुनने की क्षमता कम हो चुकी है, या मिडिल एज के लोग हैं, मध्यम आयु के, उन लोगों के लिए क्या है? देखिए, मैं इस बात पे आना चाह रहा था। ज़्यादातर हमारे कंट्री में जो कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं वो बच्चों में होते हैं। अगर आप हमारा डेटा देखें तो लगभग अगर हम 100 इम्प्लांट करते हैं तो 90 इम्प्लांट बच्चों में होते हैं। लेकिन ये बड़ों में भी बहुत ही कारगर एक ट्रीटमेंट है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की। अच्छा। और बड़ों में कारगर इसलिए है क्योंकि बड़ों में रिहैबिलिटेशन की जरूरत कम होती है। उसको बचपन से सुनाई दे रहा था, अभी किसी कारण से, कोई दवाई लेने से, कोई चोट लगने से, या किसी भी कारण से उसकी सुनाई की क्षमता खत्म हो गई है, या जैसे आपने बताया ओल्ड एज में अगर सुनाई कम हो गई है, तो भी ये बहुत ही कारगर एक ट्रीटमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारी फंडिंग स्कीम्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स की वजह से, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा एडल्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आते हैं ये वाली ट्रीटमेंट लेने के लिए। लेकिन मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि बच्चों से भी ज्यादा ये एडल्ट्स में कारगर है। और उनको जरूर, अगर आपको प्रोफाउंड या सीवियर हियरिंग लॉस है जो मशीन काम नहीं कर रही है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट मॉडलिटी आज की डेट में है। लेकिन साथ में आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर मशीन से आपका काम चल रहा है तो फिर कॉक्लियर इम्प्लांट की जरूरत नहीं है? ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपकी मशीन से, अगर हमने टेस्ट किया, जैसे माउ साहब ने एडिड ऑडियोग्राम की बात की थी, अगर आप अच्छे शब्द सुन पा रहे हैं और मशीन से आपका काम चल रहा है तो कॉक्लियर इम्प्लांट का प्रोसेस आप डिले कर सकते हैं। ऑल्दो आजकल कुछ रेजिडुअल हियरिंग में भी कॉक्लियर इम्प्लांट की बात आ रही है, लेकिन एक जनरल पब्लिक को यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अगर आपकी मशीन से काम चल रहा है तो कॉक्लियर इम्प्लांट आप फर्दर डिले कर सकते हैं। अगर उससे भी काम चलना बंद होता है, सुनाई और नीचे जाता है, तो फिर हमारा कॉक्लियर इम्प्लांट की इंडिकेशन बनती है। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर हितेश, कम शब्दों में आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? तो जो हियरिंग की, सुनाई की जो हमारी समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है। जैसे हमने बात किया कि 6 से 8 लोगों में पर 1000 में ये समस्या बनती है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे स्क्रीनिंग, हमें मतलब जिसको भी, जितने भी बच्चे डिलीवर हो रहे हैं उन सबको स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू हियरिंग एवेल्यूएशन होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट जिनका, जैसे हम बात करें कि अर्ली एज पे उनका रिहेबिलिटेशन होता है तो बेटर रहता है, तो हम उनको तभी पकड़ सकते हैं जब उनका स्क्रीनिंग अर्ली एज पे हो। अगर स्क्रीनिंग टाइमली हुआ तो हम उनको रिहेबिलिटेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर रिहेबिलिटेशन अच्छा हुआ तो फिर वो सोसाइटी में उसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छी होगी, जिससे हमारे इकोनॉमिक बर्डन भी कम होगा और वो हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर माऊ जी आपका रुकना चाहूँगा, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे मैं डॉक्टर कपिल का भी मैसेज लूँगा, क्योंकि हमने तो इलाज की काफ़ी बात की, प्रिवेंटिव में आप कुछ बताना चाहें, या आप हियरिंग एड के बारे में कुछ भी बताना चाहें? देखिए, उसके पहले मैं चाहूँगा आपको ये बताना कि जो प्रिवेंशन है या बच्चों में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 4 साल 5 साल के बाद आते हैं। जब तक उनके जो नॉर्मल जो भाषा का जो विकास होना चाहिए वो उम्र निकल चुकी होती है। तो जो आजकल जो हर एक गवर्नमेंट ने जो लगाया हुआ है स्क्रीनिंग, हर एक हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग जरूर कराएं। अगर स्क्रीनिंग नहीं करवा पाते हैं तो आप बढ़ते हुए बच्चों की आप भाषा को देखें कि भाषा कितनी हो रही है। हर एक उम्र में भाषा का पहचान कर सकते हैं, जन्म के साथ लेकर जो भाषा सीखने का जो उम्र है वो 2 से 3 साल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये उम्र निकल गया तो आपको हियरिंग एड से भी काफ़ी कम सहायता मिल पाएगी भाषा सिखाने में। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे की बौद्धिक विकास रुक जाएगी, उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। उसके आगे अगर आप कॉक्लियर इम्प्लांट भी करना चाहते हैं तो आपको दिक्कत आएंगी भाषा सिखाने में। तो सही उम्र में सही उसका इलाज अगर हो जाए तो भाषा सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो नॉर्मल इंटीग्रेट हम कर सकते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ। ठीक है मोहन स्वामी जी, हमारा कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। आप एक लाइन में अगर कोई संदेश देना चाहे तो दे सकते हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम से मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये समझ में आए कि हियरिंग
लॉस को या सुनने की क्षमता को इग्नोर ना करें। हमारे पास आजकल मार्केट में बहुत यंत्र हैं जो, अगर मैं पैसे की बात करूं तो करीब 8,000 से स्टार्ट होते हैं। वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी होता है, उसमें भी आपको थोड़ा तो सुनने की क्षमता ठीक हो जाता है। तो मेरा यही इन्विटेशन होगा सबके लिए कि ये ना सोचें कि ये कुछ गंदी बीमारी है। मैं नहीं चाहता कि लोग देखें, आजकल काफी अच्छे यंत्र हैं, आप ले सकते हैं। और हाँ जी, आपका संदेश समझ चुके हैं और आपका शुक्रिया स्काइप से जुड़ने के लिए, धन्यवाद। डॉक्टर कपिल, बचाव का के लिए आप एक लाइन में अगर कोई संदेश देना चाहें, ट्रीटमेंट की बात नौबत नहीं आए तो बेहतर है। जी, डेफिनेटली ये प्रोग्राम इसी में समाप्त होना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और वो हियरिंग लॉस पर भी बहुत ही एप्लीकेबल है। कुछ बातें जो निकल कर आई हैं रिसेंट रिसर्च में कि बहुत ज़्यादा नॉइजी हो गया है हमारा एनवायरनमेंट, डीजे की आवाज़, बहुत लाउड स्पीकर की आवाज़, उससे बचकर रहें। कान में कोई भी डिस्चार्ज आता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होना चाहिए। कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कान के लिए हानिकारक होती हैं, ओटोटॉक्सिक मेडिकेशंस बोलते हैं, उसका डॉक्टरों को भी और पेशेंट को भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए कि जब इस टाइप की दवाई ले रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक और मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगा कि जो बच्चे होते हैं, अगर उनमें हियरिंग लॉस होता है, बहुत बार पेरेंट्स जो हैं वो क्लिनिशियन के पास जाते हैं, किसी अनट्रेंड क्वैक्स का बहुत कल्चर है हमारे कंट्री में, और वो कहते हैं कि नहीं बोलने लग जाएगा या सुनने लग जाएगा, जैसे बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो गोल्डन पीरियड हमारा निकल रहा होता है, उस टाइम में गोल्डन पीरियड मिस हो जाता है। तो अगर आपको डाउट है, मैं हमेशा हर पेरेंट को यही कहता हूँ कि जो मदर है वो बेस्ट जज होती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बच्चा बोल नहीं रहा है, बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, तेज आवाज में बात करते हैं, बच्चा चौंकता नहीं है, तो इसका जरूर हियरिंग टेस्ट कराएं। और अगर आप जल्दी उम्र में कराते हैं तो बहुत ही कारगर हमारे पास इसके समाधान। हमारा निचोड़ बातचीत का यही है कि समय का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। और डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार। पहले अक्सर लोगों को कहते सुना जाता था कि कुछ